to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्कार, स्वीकार करिए, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आज पूरे दिन एक वाक्यांश कीवर्ड बना रहा। कांग्रेस की पहली लिस्ट, ये कीवर्ड लिस्ट अब आई तब आई के बीच शाम 7:30 बजे के करीब कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इस लिस्ट में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, नागालैंड, सिक्किम और मेघालय से कुछ कैंडिडेट्स के नाम हैं। दो बड़े नाम इस लिस्ट में रहे, केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राहुल 2019 में भी वायनाड से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। हालांकि उसी साल राहुल पुराने गढ़ अमेठी से चुनाव हार गए थे। इस बार भी ये सस्पेंस अभी तक बना हुआ है कि वो अमेठी से चुनाव मैदान में उतरेंगे या नहीं। छत्तीसगढ़ की दुर्ग महासमुंद से ताम्रध्वज साहू और कर्नाटक की बेंगलुरु रूरल सीट से डीके सुरेश को टिकट मिला है। केरल में कांग्रेस विधायक दल के नेता वीडी सतीसन ने पहले ही बताया था कि पार्टी राज्य की 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 4 सीटों पर सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। सुबह से लोग राह देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या राजस्थान जैसे राज्यों से भी कांग्रेस कुछ नामों का ऐलान करेगी, लेकिन इन राज्यों से एक भी नाम पहली सूची में नहीं आया। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मौसमी सिंह के पास। देखिए, लिस्ट अपने आप में ये साबित करती है कि जो सिटिंग सांसद है उनको लगभग 13-14 सिटिंग सांसदों को केरला में टिकट दिया गया। तेलंगाना चले आइए तो जो कांग्रेस के नेता है, पुराने नेता है, उनको टिकट दिया गया है। कुछ सीटों को शायद भी रखा गया है। तो राहुल गांधी, सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी का है। वायनाड से वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे। मुश्किल वक्त में वायनाड के लोग राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लगता है 2019 में काम आए, तो ऐसे में उनको आप क्यों छोड़े। तो राहुल गांधी की खास तौर से बहुत पसंद है वायनाड, तो वो वायनाड से लड़ रहे हैं चुनाव। अब दूसरी सीट कौन सी होगी इस पे संशय है, पर ये कम से कम क्लियर हो गया है। और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम जाहिर तौर पे पहली लिस्ट में नहीं है। यूपी में चर्चा हुई नहीं। चर्चा ये भी थी कि मेंढक या कहीं और से उनको मिल सकता है, पर अभी उनका नाम नहीं आया है। बड़े नामों में भूपेश बघेल, ज्योत्सना मैन, ताम्रध्वज साहू, ये सब बड़े बड़े नाम हैं जिनको टिकट छत्तीसगढ़ से मिला है। और केरला चले आइए तो रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट्स की घोषणा हो गई है और डीके सुरेश जो उनके डीके शिव कुमार के भाई हैं, उनको टिकट मिल गया है। तो ये एक तरीके से सबसे ज्यादा नाम केरला से है, जहाँ से राहुल गांधी सांसद है, केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव है। तो ये सब चीजें पहली लिस्ट में ये खाका है। कुछ दिल्ली जैसे राज्यों को होल्ड पे डाला गया क्योंकि कई नाम आ गए थे उसमें, वो अगले चरण में क्लियर होंगे। कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन यहाँ 4-5 सीटों पर सहमति नहीं बन सकी है। इनमें सबसे खास नाम है गुलबर्ग सीट का। यहाँ से 2009 और 2014 में मल्लिकार्जुन खड़गे जीते थे, 19 में खड़गे हार गए थे। अब यहाँ से उनके दामाद राधा कृष्ण डोड्डामणि का नाम टिकट की दौड़ में चल रहा है। देखिए, कर्नाटक में, तेलंगाना में, इन सब में दोनों जगह सरकार कांग्रेस की है। दोनों राज्यों पे कल चर्चा हुई। तेलंगाना में सिर्फ 4 सीटों पे सहमति बनी और कर्नाटक में भी पूरी सहमति नहीं बन पाई। उसमें डीके शिव कुमार के भाई का जो टिकट है वो क्लियर हो गया है। और जहां तक गुलबर्गा की बात है, वहां से खड़गे साहब की वो सीट है, 2019 में वो हार गए थे। अब वो राज्यसभा में है और एलओपी हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो जाहिर तौर पर पार्टी नहीं चाहेगी कि उन्हें वापिस लोकसभा के मैदान में उतारा जाए। हालांकि ये बात भी सही है कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि जितने भी वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो मुख्यमंत्री की रेस में है, या जो बाकी वरिष्ठ नेता है, वो सब लोकसभा चुनाव लड़े। ये जरूर है कि खड़गे साहब की इच्छा अनुसार ही उनके परिवार से किसी व्यक्ति को टिकट दी जाएगी। उनके जो बेटे हैं वो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, प्रियांक, और उनके जो बाकी 2 बेटे हैं वो राजनीति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो चाहते हैं कि उनके दामाद को टिकट मिलेगी, तो उसमें मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं लगती, क्योंकि वो सीट परिवार के पास ही रहने वाली है, खड़गे साहब के पास ही रहने वाली है। तो हाँ, चर्चा उस पर जरूर हुई है, लेकिन मुझे लगता है उस पर सहमति नहीं बन पाई है इस बारी में, क्योंकि बहुत सारी सीटों पे 3-3 नाम थे, 2-2 नाम थे। उसपे खुद खड़गे साहब ने ये कहा कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम स्क्रीनिंग कमेटी का है, इसको आप सिंगल नाम करके लाइए और उसके बाद हम इस पे फैसला करेंगे। कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां इस समय दिख रही हैं, अब उन पर बात करते हैं।
2019 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जीती थी मात्र एक सीट रायबरेली। इस बार इस सीट से भी सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सूबे में 2 सीटें मिली थी। इस बार इंडिया अलायंस में हुई सीट शेयरिंग के तहत पार्टी 17 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस के पास इस बार भी यूपी का क्या गेम प्लान है वो अभी तक स्पष्ट नहीं दिख रहा। कि कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है और इसमें उत्तर प्रदेश का कोई नामो निशान नहीं है। वो इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश की अभी जो शॉर्ट लिस्टिंग होनी है उम्मीदवारों की, उसकी प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। सबसे पहले प्रदेश की जो चुनाव समिति है वो कैंडिडेट्स का नाम मांगती है और उस पर चर्चा होती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो बैठक करेगी और वो इन नामों को फाइनल करेगी। जिस तरह से क्लियरली सीईसी ने ये निर्देश दिए हैं कि हर एक सीट से एक ही उम्मीदवार का नाम आए, ये शॉर्ट लिस्टिंग पहले ही हो जाए, तो हमें लगता है कि सीईसी के दूसरी और तीसरी बैठक में ही उत्तर प्रदेश की बारी आ पाएगी। पहली लिस्ट में केरला से लेके, कर्नाटक से लेके, नॉर्थ ईस्ट से लेके, तेलंगाना से लेके छत्तीसगढ़ तक के राज्यों के लगभग 10 राज्यों के नामों पर चर्चा हुई और उसमें से कुछ नाम जो है रिलीज किए गए। दूसरी बात, कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह जैसे कई बड़े नाम और क्षेत्रीय क्षत्रपों को पार्टी चुनाव में उतारेगी। एक कड़ा संदेश देने की कोशिश है कि कोई कितना भी बड़ा नेता हो, अपनी विनेबिलिटी तो साबित करनी ही होगी। ये फॉर्मूला कुछ कुछ बीजेपी जैसा दिख रहा है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस का फॉर्मूला बिल्कुल अलग अलग होगा जाहिर तौर पे, क्योंकि बीजेपी की जो है काफी गुना सीटें हैं कांग्रेस के कंपैरिजन में, और कांग्रेस के जितने सिटिंग सांसद हैं उनका टिकट कटने की संभावना लगभग 0 है, क्योंकि पार्टी को लगता है कि ये लोग लॉयल है, तो इनके ऊपर लॉयल्टी जो फैक्टर है वो चलता है। तो लॉयल्टी के साथ और दूसरा फैक्टर क्या है? विनेबिलिटी। तो जो उम्मीदवार होंगे जो सिटिंग सांसद नहीं है उनको तो टिकट मिलना ही मिलना है। जो उम्मीदवार होंगे उनमें विनेबिलिटी फैक्टर होना चाहिए, और उसके लिए बड़े चेहरों को ढूंढा जा रहा है। जैसे कि भूपेश बघेल का नाम सामने आया है, राजनांदगांव से ज्योत्सना महंत है, ताम्रध्वज साहू है, डीके सुरेश है। तो इस तरीके से जो है नाम सारे सामने आए हैं। जो बड़े चेहरे हैं वो कन्नी नहीं काट सकते। हमने सुना कि अशोक गहलोत से भी पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो चुनाव लड़े। सचिन पायलट सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इनकार कर दिया, हालांकि क्योंकि राजस्थान की बारी नहीं आई है इसलिए कोई नाम राजस्थान के हैं नहीं। पर ये जरूर है कि फोकस है कि बड़े चेहरे लड़े। लेकिन एक जो बहुत एक्स फैक्टर कह लीजिए, या ये एक 2020 सिचुएशन है कि अगर आप बाकी बड़े चेहरों को कहते हैं कि आप लड़े, तो गांधी परिवार के क्या दोनों बड़े चेहरे लड़ेंगे? क्योंकि सोनिया गांधी तो राज्यसभा के रूप से आ गई, उम्र का तकाजा था, और उन्होंने कहा कि उनकी सेहत भी परमिट नहीं करती। तो बाकी 2 चेहरे जो बचे, तो क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं? और अगर वो नहीं लड़ रहे हैं, और अगर राहुल गांधी दोनों सीटों से नहीं लड़ रहे हैं, वायनाड से उनका नाम आया है, तो फिर उसमें फिर सवाल उठता है कि आप हमसे कैसे कह सकते? तो वो अभी कैच 22 सिचुएशन चल रही है। अभी सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन में स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। बड़े राज्यों में सिर्फ उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर बात नक्की हुई है। बिहार में बात तय नहीं है। कर्नाटक, हिमाचल जैसे राज्य जहां कांग्रेस सत्ता में है, वहां पर भी अब तक सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट आने में देरी के पीछे एक वजह यह भी समझी गई, जबकि बीजेपी की 195 सीटों वाली पहली लिस्ट पिछले ही हफ्ते आ चुकी है। देखिए, आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो चुका है। दिल्ली में 3 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई है, 4 आम आदमी पार्टी के पास आई हैं। पंजाब में मुझे लगता है कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सत्ता में आम आदमी पार्टी है और विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, दोनों मिल जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। हरियाणा में 1 सीट आम आदमी पार्टी को दे दी गई है। समाजवादी पार्टी का समझौता हो चुका है। अब जो मेजर इनके अलाइज हैं वो हैं झारखंड में हेमंत सोरेन, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जिसमें शिवसेना और एनसीपी, और उसके बाद डीएमके। तो इन राज्यों में इनको अलायंस करना है। महाराष्ट्र में 4 सीटों पे अलायंस अभी फंसा हुआ है, जिसमें 3 सीटें शिवसेना चाहती है और 1 सीट वर्धा की जो है वो एनसीपी चाहती है। उसके ऊपर भी फैसला होने वाला है कि इन सीटों का क्या करना है। डीएमके के साथ इनका समझौता मतलब लगभग हो चुका है, सिर्फ अनाउंसमेंट करनी है। जो मुझे मेजर दिक्कत लगती है वो है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की,
कि वो 4 सीटों का समझौता कैसे होगा, उसका फैसला कैसे होगा। तो उम्मीद है कि इस आने वाले हफ्ते में इन राज्यों में भी समझौते और सीटों की घोषणा हो जाए। 15 मार्च के आसपास चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में पूरा फोकस दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर और आला कमान पर होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो दिल्ली में हैं, लेकिन हम और आप जानते हैं कि कांग्रेस का बड़ा चेहरा राहुल गांधी ही हैं। वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त हैं। यात्रा 8 मार्च को गुजरात में थी। देखिए, ये सच है कि चुनाव का पूरा मौसम है। बिल्कुल बीजेपी की तैयारी जो है युद्ध स्तर पे चल रही है, और ये एक बड़ा तबका मानता है कांग्रेस का कि जो यात्रा का न्याय यात्रा की टाइमिंग है वो बिल्कुल क्लैश कर रही है। जहां तक अलायंस में सीट शेयरिंग को तय करने की बात है, या सीटों के बंटवारे को लेके, उम्मीदवारों को लेके, सीसी की बैठक को लेके, या रणनीति को लेके, पब्लिसिटी को लेके, मैनिफेस्टो को लेके, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें लीडरशिप की जरूरत दिल्ली में होती है। बीच बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे भी जा रहे हैं। आप एक तरफ न्याय यात्रा का प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको लोकसभा का बहुत ही पॉइंटेड प्रचार करना है। तो यात्रा तो एक स्ट्रेच से गुजरेगी। आपको पहले उन एरिया में कारपेट बॉम्बिंग करनी है जहां आप मजबूत है। जरूरी नहीं कि आप, अगर राजस्थान से गुजरात होते हुए यात्रा महाराष्ट्र के उन इलाकों से गुजर रही है जहाँ पे पार्टी लीडरशिप शायद कमजोर और उतना समय व्यतीत करने की जरूरत नहीं है, पर क्योंकि यात्रा का एक रूट है, ये आपकी सियासी मजबूरी बन जाती है कि आप वहां पे जाए। कल राहुल गांधी सीईसी की बैठक में नहीं आ पाए क्योंकि वो राजस्थान में थे, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी बाद में बताया गया कि जुड़े ही नहीं। तो क्या फिर आज जो देरी हुई लिस्ट में आने की वो इस वजह से थी कि एक राहुल गांधी को पहले फाइनल नोट देनी थी, आखिरी मंजूरी देनी थी? और क्या ये जो डुअल पावर सेंटर है, ट्रिपल पावर सेंटर है, ये कांग्रेस को बहुत स्लगिश यानी कि स्लो मोशन में बना रहा है? ये सवाल तो पार्टी लीडरशिप और कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा कि क्या आपका फोकस्ड अटैक हो रहा है लोकसभा के लिए, या कोई न्याय यात्रा में है, कोई चर्चा में है, कोई कहीं है, और प्रियंका गांधी वाड्रा भी इतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही है। तो क्या कांग्रेस की फुटिंग सही पड़ रही है? ये बड़ा सवाल लगातार बना है। और अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी कांग्रेस के बारे में है। कुछ दिन पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस को 210 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस भेजा था। साथ ही यूथ कांग्रेस के कुछ बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिया गया था। इस मामले में कांग्रेस ने आयकर अपीलीय प्राधिकरण यानी कि ITAT में अपील की थी। 8 मार्च को ITAT ने कांग्रेस की इस याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में पार्टी ने बैंक खातों पर आयकर विभाग की कार्रवाई पर स्टे लगाने की मांग की थी। दरअसल आयकर विभाग ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से जुड़े 4 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया था। आयकर विभाग ने 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है, यानी कांग्रेस को ये रकम पेनल्टी के तौर पर आयकर विभाग को देनी होगी। प्राधिकरण के आदेश की घोषणा के बाद कांग्रेस की ओर से पेश हुए वकील विवेक तनखा ने ITAT के आदेश को 10 दिनों के लिए स्थगित रखने का आग्रह भी किया ताकि वे हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकें, लेकिन प्राधिकरण ने ये कहते हुए याचिका पर विचार करने से मना कर दिया कि उन्हें इस तरह के आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। 8 मार्च को कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिए गए। ये अवार्ड दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दिल्ली के भारत मंडपम में ये कार्यक्रम रखा गया। कुल 20 कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए। कुछ खास नाम आपको बता देते हैं। मैथिली ठाकुर को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर, जया किशोरी को सोशल चेंज अवार्ड, अंकित बयानपुरिया को बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर, काम्या जानी को बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर। अब जान लेते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े दिन भर के अपडेट्स। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को केंद्र सरकार ने LPG सिलेंडर पर 100 रुपए की सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस फैसले की जानकारी दी। PM उज्ज्वला योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक ये सब्सिडी दी जाएगी। NCP शरद पवार गुट की लीडर सुप्रिया सुले ने इस फैसले पर कहा कि सरकार को चुनाव के समय ही ये ऐलान क्यों याद आया, पहले क्यों नहीं। कहा कि ये फैसला राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। 8 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ही रैली की, जनसभा को संबोधित किया और राज्य में अपनी ही सरकार की उन्होंने उपलब्धियां गिनाई और अपील की कि दिल्ली की 7 सीटों पर इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट को जिताया जाए। केजरीवाल ने लोकसभा के लिए नया नारा भी दिया, संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। अगला अपडेट आया है राज्यसभा से। प्रसिद्ध लेखिका और समाजसेवी सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। इस बात की जानकारी 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर पोस्ट करके दी। उन्होंने लिखा कि भारत की राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। राज्यसभा में उनकी उपस्थिति हमारी नारी शक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण है। राज्यसभा में नॉमिनेट होने के बाद सुधा मूर्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी कहा है। सुधा मूर्ति दिग्गज उद्योगपति और इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी हैं। इनकी बेटी अक्षता मूर्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी है। अगले अपडेट के लिए महाराष्ट्र चलते हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ऑफर दिया है। कैसा ऑफर दिया है? ये कि वो बीजेपी छोड़कर महाविकास आघाड़ी को ज्वाइन कर लें और चुनाव लड़ें। उद्धव ठाकरे का कहना है कि जिन कृपा शंकर सिंह पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उनका नाम भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ लिस्ट में है, लेकिन नितिन गडकरी, जिन्होंने इतने सालों तक महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए आधार तैयार करने का काम किया, उनका नाम वहां नहीं है। उद्धव के इस ऑफर पर बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को बैंड बाजे वाली पार्टी बताते हुए कहा है कि महाराष्ट्र की सीटों पर अभी ऐलान नहीं हुआ है और जब महाराष्ट्र के लोकसभा उम्मीदवारों की चर्चा होगी तो उसमें सबसे पहला नाम नितिन गडकरी का होगा। अगली सुर्खी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के एक बयान पर आधारित है। कुछ दिनों पहले लालू यादव ने पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी की थी, पहले वो सुनिए। 140 करोड़ उनका परिवार अब सूझ रहा है, परिवार है, तो आप सबको बोलो कि बाल छिलवावे, मरने के बाद जो मर गए, तुम्हारी माताजी का देवसान हो गया, उसके बाद श्राद्ध का जो रस्म है 13 दिन पर जो होता है, वो तो कुछ नहीं किया, तो सब करो। अब लालू यादव के इस बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि ऐसे बयान सेल्फ गोल साबित होते हैं। ये जो नारे आपने अभी यहाँ हमें उनके बारे में याद दिलाया, मैं कभी उनके हक में था नहीं और ना उनका हमें कोई फायदा हुआ है। उल्टा जब कभी हम इस तरह के नारे जो हैं इस्तेमाल करते हैं, तोड़ मरोड़ के नुकसान इस्तेमाल करने वाले का ही होता है। वोटर इन चीजों से मुतमईन नहीं होता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 8 मार्च को गुजरात के गोधरा में थी। यहां उन्होंने एक बार फिर से ये बात दोहराई कि कांग्रेस युवाओं के हित को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए, पिछड़े वर्ग, दलित, गरीब, जनरल कास्ट के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। तो आज की खबरें यहीं तक। ललन टॉप के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की मंगल कामनाएं। लिंग पुराण में लिंग की पवित्रता बताते हुए लिखा गया है कि लिंग की जड़ में ब्रह्म है, विष्णु बिल्कुल बीच में बसते हैं और रुद्र उसके शीर्ष पर विराजते हैं। रुद्र जो कि तीनों संसार के राजा हैं, वही महादेव भी हैं, वही सदाशिव भी हैं और वही प्रणव भी हैं, जिन्हें ओमकार कहा जाता है। लिंग की पूजा को आत्म साधना की श्रेणी में रखा गया है। लिंग की पूजा ना ही मूर्ति पूजा है और ना ही किसी निराकार ईश्वर की पूजा। लिंग तो सिर्फ एक सिंबल है, एक प्रतीक आपकी अपनी चेतना का। शिवलिंग के महत्व के बारे में कहा जाता है कि ये शिव के अर्धनारीश्वर रूप को दिखाता है। इसलिए ये श्रद्धा का स्थान है जहाँ शिव और पार्वती मिलकर एक पूरी देह की रचना करते हैं, जैसे लिंग और उसकी वेदी, जहाँ माना जाता है कि ये पार्वती का स्थान है। ये सारी जानकारी विक्रम संपत की किताब वेटिंग फॉर शिवा से ली गई है। आज यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। आज ही के दिन हमने अपने अपने क्षेत्र की 2 महिलाओं से बात की और जीवन जीने की उनकी कला पर, अलग अलग मुद्दों पर उनकी राय पर तफसील से बात की। हमारी पहली मेहमान थी गेस्ट इन द न्यूज रूम में ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी OTA की पहली कैडेट मेजर प्रिया झींगन और दूसरी मेहमान थी सिनेमा अड्डा में फिल्म मेकर किरण राव। दोनों एपिसोड आपको जल्द ही हमारे चैनल पर दिखेंगे। चलते चलते सुनिए कुमार अंबुज की ये कविता। जब ढह रही हों आस्थाएं, जब भटक रहे हों रास्ता, तो इस संसार में एक स्त्री पर कीजिए विश्वास। वो बताएगी सबसे छिपा कर रखा गया अनुभव, अपने अंधेरों में से निकाल कर देगी वही एक कंदील। कितने निर्वासित, कितने शरणार्थी, कितने टूटे हुए दुखों से, कितने गर्वीले, कितने पक्षी, कितने शिकारी, सब करते रहे हैं एक स्त्री की गोद पर भरोसा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।
है।